जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे कवर पेज पे लिखा हुआ है ईडीएम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था कि ईडीएम्स को कैसे याद करें, दिमाग में रखें। इवन अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी आपसे पूछा जाए कि इस ईडीएम का क्या मतलब था तो आप अपने आप से बता ले जाओगे, मीनिंग कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। और वो तरीका क्या था? निमोनिक टेक्निक, यानी कि स्टोरी, विजुअलाइज, इमेजिनेशन करके चीज़ों को तैयार करना ताकि आपका दिमाग तुरंत उन चीज़ों तक पहुंच जाए। तो इसी सीरीज में आज है पार्ट 2, ईडीएम्स का मुहावरों का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर से एसएससी में आए हुए एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। आपको अगर आंसर आता है तो आप 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जवाब। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी हेयर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा, पहला मुहावरा क्या लिखा बच्चों? स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट मतलब क्या हुआ? ऐसा समझ में आ रहा है कि चूहे को सूंघना? अरे कोई जाके कैसी बात कर रहे हो भाई, चूहे को जाके कोई क्यों सूंघेगा? तो अब इसमें से ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना कौन सा वाला सही होगा ऑप्शन। कैन यू फाइंड आउट कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बता सकते हैं? टू बी सस्पिशियस, संदेह होना किस चीज में। टू चेज, रैट को पकड़ना, चेज करना, उसके पीछे भागना। एक रैट को देखना, चूहे को देखना। स्मेलफुल मतलब खराब स्मेल जो आ रही है उसको महसूस करना, है ना। अब भाई जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, या कहते हैं कि कहीं से मुझे बगावत की बू आ रही है। जब बगावत की बू आती है इसका मतलब कोई आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है, जिस पर आप ट्रस्टवर्दी हो, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन आपको वो धोखा देने लगे, तो कहते हैं बगावत की बू आ रही है। टू स्मेल ए रैट का मतलब यही हो गया कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कोई संदेह वाली स्थिति आ रही है, मुझे किसी पे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। तो कौन सा लगा दिया? टू बी सस्पिशियस। Next. Now the next is a damp squib. डैम्प का मतलब दोस्तों होता है, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा इसको कम कर दें इसकी थिकनेस, तो डैम्प का मतलब होता है वेट, मतलब भीगा, भीगा हुआ, है ना। स्क्विब का मतलब होता है फुलझड़ी। कौन सी झड़ी? फुलझड़ी, जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं फुलझड़ी। अगर कोई फुलझड़ी पे पानी फेर दे, भिगा दे, पानी गिरा दे, तो वो कैसी हो जाती है? वो व्यर्थ हो जाती है ना। तो अब देखें, रेनी वेदर नहीं, स्कर्ट लॉन्ड्री में स्कर्ट पड़ी हुई नहीं, किसी को इनकरेज करना नहीं, ये तो बात खराब हो गई ना कि हम फुलझड़ी लेके, कोई बच्चा फुलझड़ी लेके आया था लेकिन हमने उसमें पानी गिरा दिया, तो यानी कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो हमने सोचा था कि बहुत एक्साइटमेंट होगा, पटाखे जलाएंगे, लेकिन क्या हुआ? हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, डिसअपॉइंट हो गया। तो क्या बोला? इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ए डैम्प स्क्विब, यानी मजा इसमें नहीं रह गया, ए डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, बी वाला। क्लियर? तो देखा आपने, निमोनिक टेक्निक से हर एक ईडीएम का मुहावरे का मतलब निकाल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा उसका मीनिंग कैद हो जाए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अगला ईडीएम क्या है? कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट आप देखें बच्चे, कोल्ड में थोड़ा बहुत कंफर्ट अगर हो जाए, आपको जुकाम है, मान लो कोल्ड हो गया, उसमें कंफर्ट मिल जाए दवाओं से, तो हम कहते हैं यार कोल्ड था, दवाएं खाई, थोड़ा बहुत आराम मिल गया, लेकिन ज्यादा आराम नहीं क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है। तो फुलिश प्रपोजल गलत, किसी से धोखा करना, चीट करना गलत। फीलिंग गुड इन इलनेस, तबियत खराब होने में अच्छा फील करना, ये भी गलत। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कोल्ड कंफर्ट का मतलब थोड़ा सा हमको सेटिस्फैक्शन, आराम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड ये है मुहावरा हमारा, और 4 ऑप्शन में से देख के फाइंड आउट करना है कि इसकी मीनिंग कौन देगा। राम जो है ना, हालांकि क्यों नाम बदनाम कर रहे हो राम जी का, कुछ और नाम लो, ले लो से रवि, ले लो रवि, ठीक है। रवि इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड।
कि रवि जो है बहुत कैलकुलेटर, बहुत दिमाग लगाता है हर एक चीज़ में, क्योंकि दिमाग तो तब लगाएगा, आप देखें कुछ लोग होते हैं हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा खोजते हैं और लोगों को लगता है, और फ़ायदा दूसरे के नाते, यार तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो तुम्हें इसमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन असल में वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहा होता है। तो एक एक्स हमारे पास ग्राइंड करने के लिए, यानी हम ग्राइंड का मतलब यहाँ पे सोचो पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा, है ना, कि उसमें मेरा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। तो जिस चीज़ में फ़ायदा जुड़ा हुआ अपना, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। फेज टू, नहीं ये नहीं होगा, हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, या वर्क्स फॉर बोथ साइड, गलत, हैज़ नो रिजल्ट, गलत। तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट एजेंडा, यानी कि पर्सनल उसमें कोई फीलिंग जुड़ी हुई है, हम अपना अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट, देयर इज नो गेन सेइंग, गेन से, एक वर्ड आया गेन से, देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कंट्री हमारा डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, फेस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई सेंस आ रहा है पढ़ने के बाद सेंटेंस को लग रहा है। गेन को हम रिलेट करेंगे, गेन को हम रिलेट करेंगे अगेन से। कह रहा है नो अगेन सेइंग, ऐसा समझो, है ना, इस बात को फिर से बताने की जरूरत है ही नहीं, नो अगेन सेइंग। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि ये बात सही है, यानी कि इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे, डिनाई नहीं करेंगे कि जो कंट्री हमारा वो डिफिकल्टीज में है। तो हाइडिंग गलत, फॉरगेटिंग गलत और इग्नोरिंग गलत, क्या हो जाएगा, डिनाई। ठीक है, नेक्स्ट इज his investments helped him make a killing in the stock market। ये इडियम हमारा है, इसका क्या मतलब ये देखें, कोई बता सकता है ऑप्शंस देखकर? कीप ऑन गेसिंग, कुछ तो सही होगा। सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा कुछ ना कुछ मीनिंग। हिज, उसका जो इन्वेस्टमेंट था उसने उसे हेल्प किया इन द स्टॉक मार्केट में, किलिंग को मेक करने में, यानी स्टॉक मार्केट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाने से उसको हेल्प हुई, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ, ये बताना चाह रहा है। लूज मनी कोई के लिए ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हेल्प लिखा हुआ है। मर्डर समवन कोई के लिए मर्डर भी नहीं होगा, मर्डर थोड़ी कर देगा स्टॉक मार्केट में, ये भी नहीं। मेक मनी कोई के लिए पैसा बनाना, उसने कुछ फायदा, प्रॉफिट हासिल किया। नेक्स्ट, शी डिड नॉट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वॉज टेकिंग हर फॉर ए राइड। Taking her for a ride, to take somebody for a ride। अब किसी को अगर लिफ्ट दो, अपनी बाइक पे बैठाओ, तब तो अच्छी बात होती है, लेकिन क्या होता है कि मुहावरा एक ऐसी चीज है, जरूरी नहीं कि जो उसका अर्थ आ रहा हो वही अर्थ हो, है ना। तो टेक ए राइड का मतलब यहां पर यह होता है कि किसी को चलाना, ऐसे समझो किसी को चलाना, है ना, बल्कि उसकी हेल्प नहीं करें, किसी को चलाना। चलाने का सेंस लो, किसी को बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना, धोखा देना, है ना। तो अब पहला क्या है, दूसरा क्या है, टेकिंग हर इन ए कार, गलत, पुलिंग हर, उसे खींचना नहीं, फोर्सिंग हर टू गो विद हिम, नहीं, बल्कि ट्राइंग टू ट्रिक हर। ट्रिक का मतलब यहां पर क्या है, ट्रिक हर का मतलब, ट्रिक का मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, अपने जाल में किसी को फंसाना, यानी गेम खेलना, उसके साथ कुछ गलत करना। तो ये क्या हो गया, ट्राइंग टू ट्रिक हर हो गया पहला वाला। क्लियर है? तो आप सीधी बात कर सकते हो कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपको लेके जा रहा है राइड के लिए, कोई इतना अच्छा आज के ज़माने में तो इतना कोई अच्छा है नहीं कि किसी हेल्प करे, तो अगर आपको राइड के लिए पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका गलत उद्देश्य होगा। तो ऐसे याद हो जाएगा ये वाला इडियम भी। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। स्टेम का मतलब तना, पेड़ का तना हो गया, पौधे का तना, और स्टर्न का मतलब है, समझो कि स्टर्न यहां पर क्या है, बिल्कुल हम कह सकते हैं पीछे का एरिया या जड़ कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दो ऑप्शंस हैं जो कंफ्यूज, एक ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है। एक्चुअली ये अक्सर यूज होता है शिप के लिए, ये बात याद रखिए कि फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ये जो स्टर्न वर्ड आता है ना, ये बैक साइड ऑफ द शिप की बात करता है, यानी कि शिप का जो आखिरी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्न बोलते हैं। अब देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ऐसा लग रहा था कि ये सही होगा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर शिप का आखिरी हिस्सा होता है। टॉप ऑफ द प्लेनेट नहीं, लूज प्लेजेंट प्लीजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट नहीं,
तो बचा क्या, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक, यानी कि शिप की बात करते हैं आगे से लेकर उसके आखिरी हिस्से तक, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। स्टर्न आप ये याद रखें कि आप इस वर्ड को शिप के लिए रिजर्व रखेंगे। नेक्स्ट इज ओवर एग द पुडिंग। दोस्तों क्या होता है, हम लोग जैसे खीर बनाते हैं तो मिल्क पुडिंग कहलाता है। कोई चीज़ मीठी, कोई चीज़ हमने बनाई जिसको हम लोग डिजर्ट भी कह सकते हैं, डिजर्ट। तो अब हमने जैसे मान लो कोई मीठी चीज़ में बना दी है रखी हुई, ठीक। अगर हम उसमें ओवर एग कर दें, एग डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है, मान लो आपके लिए काजू बादाम बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं कि आज हम खीर बनाएंगे, काजू बादाम बहुत डालेंगे अच्छा बनाने। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए गड़बड़ी हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा अल्टीमेटली। तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी चीज़ को ओवर एग कर दें, ओवर एग का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसमें एग डाल दें तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फिल द पुडिंग एक्सेसिवली विद एग, नहीं, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन यहाँ से नहीं लेंगे ट्रांसलेशन। एड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, नहीं, इसका नेगेटिव अर्थ आता है। एड इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट ऑफ स्टोरी, नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, राइट। क्या होता है कि इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हम लोग अननेसेसरी डिटेल्स में डालते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ अल्टीमेटली अंततोगत्वा खराब हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नई पत्ती। लीफ का मतलब क्या, पत्ती। टर्न ओवर का मतलब बन जाना, चेंज आ जाना। टर्न का मतलब क्या, चेंज। चेंज आया किसकी तरफ, न्यू लीफ की तरफ, न्यू पत्ती की तरफ। यानी कि हम फिर से अपने, न्यू पत्ती का मतलब क्या है, बचपन से रिलेट कर दो इस चीज़ को, बिगिनिंग, यानी कि जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे। आप देखें जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं अक्सर आमतौर पे, तो अपना बिहेवियर चेंज करना और सादा जीवन उच्च विचार वाली लाइफ में आ जाना, तो क्या क्या कहलाता है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तो रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ बुक, गलत। मेक ए मिस्टेक, नहीं। डू ए न्यू जॉब, नहीं। चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छा बिहेवियर यानी बच्चे के जैसा बिहेव करना, जैसे कि हमने टर्न ओवर कर दिया अपने आप को, मुड़ गया किसकी तरफ, बचपन की तरफ, तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ याद हो जाएगा इसका भी अर्थ। नेक्स्ट, टेक अप द हैचेट। अब इससे पहले हमने, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था बेरी द हैचेट, ये मुहावरा पढ़ा था, जिसका मतलब होता था शत्रुता को भुला देना, यानी दफना देना। बेरी का मतलब दफनाना, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को हमने गड्ढा खोद के दफना दिया, यानी कि अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, टेक अप द हैचेट, कुल्हाड़ी फिर से उठा लेना, इसका मतलब हम तैयार हो गए आक्रमण करने के लिए। तो बिहेव फॉर्मली गलत, परस्यू ए चांस गलत, बी कॉट इन ट्रैप गलत, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, यानी युद्ध की तैयारी करना, कि मैंने अब अपनी कुल्हाड़ी निकाल रही ली है। नेक्स्ट, एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स, पहला क्या है, टाई टू लूज एंड्स ऑफ ए थ्रेड, एक धागे के दोनों लूज एंड्स को बांधना। नहीं, ऐसा सोचो जितने भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना जो बिल्कुल वही अर्थ देते हैं जो इडियम में लिखा है, वो आमतौर पे गलत ही होते हैं, इसलिए हमने हटा दिया। कीप ऑप्शंस ओपन, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, बताएं क्या होगा। कुछ लूज एंड्स हैं, इसका मतलब नेगेटिव अर्थ आ रहा है। कीप ऑप्शंस ओपन, ये भी नहीं होगा। रीपे, अपने ऋण को फिर से चुकाना, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सी वाला, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम कहीं से गिर रहे थे, कोई पर्सन कहीं से गिर रहा था, और गिरते गिरते उसने कोई कपड़ा पकड़ लिया, कोई धागा पकड़ लिया, कोई रस्सी पकड़ लिया, कोई कह सकते हैं कोई चीज़ जिससे उसे सहारा लिया, उसको बड़ा इत्मीनान मिला कि अब हम बच गए। लेकिन अगर वो धीरे धीरे लूज होता जाए, हम पकड़े, एंड का मतलब क्या, हम पकड़ के उसको लटके हुए हैं, अगर वो धीरे धीरे लूज होता है, ढीला होता जाएगा, हम अल्टीमेटली गिर जाएंगे। यानी कि एन अनसर्टेन सिचुएशन, जो सर्टेन सिचुएशन ना हो, अनसर्टेन हो, यानी कि एक नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाना। यहां पर क्या है, विद माइट एंड मेन। माइट का मतलब बच्चों भगवान को या ईश्वर को क्या बोलते हैं, अरे लॉक हो गया, ओह माय गॉड,
ऑल माइटी बोलते हैं ईश्वर को, ऑल माइटी। ऑल माइट का मतलब विद ऑल पावर, ऑल पावर। मेन का मतलब भी वही हो गया, मेन चीज पावर। तो विद फुल रिस्क गलत, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस गलत, विद फुल ब्लेसिंग नहीं, विद फुल फोर्स। पावर का मतलब क्या है? फोर्स, माइट, पावरफुल। क्लियर? बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब अगला क्या है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, रफल समबडीज फेदर। फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख। ये देखो, पंख हो गया। अब किसी के पंख को क्या कर रहे हैं? रफल कर रहे हैं। रफल का मतलब होता है तितर बितर कर देना, यानी कि उसको हमने सत्यानाश कर दिया, कुचल दिया, रफल कर दिया, इधर उधर कर देना। ठीक है, जैसे शफल होता है वैसे शफल से आप याद कर सकते हो, ताश की गट्टी को शफल किया जाता है। रफल भी वही सेम मीनिंग देता है, किसी को इधर उधर कर देना, मोल्ड कर देना है? तो हमने किसी फेदर का मतलब यहाँ पे कुछ अच्छे से लो, किसी के पंख है, चिड़िया का पंख क्या है? उसकी पॉजिटिव चीज है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी है जिससे वो उड़ती है। किसी के पंख को हमने रफल कर दिया, यानी कि उसके साथ हमने गलत कर दिया। गैम्बल नहीं हो सकता, एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत कर दिया। एनॉय समबडी, किसी को परेशान कर दिया, एनॉय कर दिया, यही वाला ऑप्शन सही होगा। शो कंटेम्प्ट फॉर, ये भी गलत हो जाएगा, राइट? तीसरा हो जाएगा, सी वाला। 15th, कट शॉर्ट। काट के छोटा करना, आप समझना बहुत ध्यान से। कट शॉर्ट के दो मतलब होते हैं, एक काट कर छोटा करना, कट शॉर्ट करना, समराइज करना, कट शॉर्ट। और दूसरा मतलब ये होता है कि किसी को रोक देना, टू स्टॉप। दूसरा मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना। पहला मतलब क्या है? काट कर छोटा करना। दूसरा है किसी के काम को रोक देना, बाधा बन जाना, हिंड्रेंस क्रिएट करना किसी काम में, कट शॉर्ट। ठीक है, अब सीधी बात है, कट यहां पर आया है, हमने कट कर दिया। जैसे मान लो किसी के बहुत बड़े बाल थे, या किसी की चोटी बहुत, पौनी बहुत लंबी थी, हमने उसको कट शॉर्ट कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया कि उसकी ग्रोथ को रोक दिया, टू स्टॉप कर दिया ना। तो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, रोक देना, सी वाला। क्लियर है? नेक्स्ट, बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या आ जाएगा? बैड ब्लड, खराब खून। इल फीलिंग, वॉर, थ्रेटनिंग एटीट्यूड, इन एन इन्फेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग। क्या लगता है? होता क्या बच्चों, जैसे मान लो किसी से दुश्मनी है पुरानी, और ऐसी दुश्मनी जो परिवार में चली आ रही, परिवार तो परिवार आगे बढ़ रही है कि भाई तुम्हारे दादा ऐसे थे तो हम भी ऐसा काम करेंगे, तो ये परिवारों में चल रही है, राइट? तो अब जैसा कि बैड यहां पर लिखा हुआ है, तो अब पारिवारिक दुश्मनी से इसको रेट कर दिया जाएगा, और किसी के बारे में कुछ गलत सोचना या लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना उसके सेंस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इल फीलिंग। इल फीलिंग का मतलब क्या है? किसी के बारे में गलत सोचना, किसी का बुरा करने की जो आपकी विश है उसको क्या बोल देंगे? इल फीलिंग। इल का मतलब क्या है? बीमार फीलिंग किसी के लिए रखना, यानी किसी से हम द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? वी हैव बैड ब्लड्स, यानी कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हमेशा सोचते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ए लाफिंग स्टॉक। कोई चीज हमारे पास स्टॉक में है, स्टॉक यानी क्या है ना, इकट्ठा कोई चीज कर लिया, हमने स्टॉक रख लिया एक पास, अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर ली कोई चीज, और वो लाफिंग है मतलब हंसाने वाली चीज है। तो ये एक ऐसा आइडियम है जिसका वही मीनिंग है जिसमें लिखा हुआ है, ए स्टोर हाउस ऑफ जोक नहीं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नहीं, स्टॉक ऑफ हाई वैल्यू नहीं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। हंसने का कोई तरीका है, माध्यम है, उसको क्या बोलेंगे? ए लाफिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लियर? 17 का ये। नेक्स्ट 18th, he and his neighbor are always at loggerhead. loggerheads, आप ऐसे समझो कि लॉगर को रिलेट करो लॉक से, लॉक कर दिया हेड, हेड को। क्लियर? किसी के हेड को हमने लॉक कर दिया, यानी कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, अब्यूजिंग ईच अदर नहीं, अग्री ऑन एवरीथिंग नहीं,
aloof फ्रॉम ईच अदर नहीं, डिसअग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, यानी कि हम किसी से डिसअग्री कर रहे हैं हर एक चीज़ पर, तो हम क्या हैं, एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं, एक दूसरे का हेड जब भी पाते हैं लॉक कर देते हैं, यानी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, डिसअग्री करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज 19, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो मैं आपको बता दूं कि अंडर ए क्लाउड या अंडर द क्लाउड एक इडियम होता है और एक होता है अंडर द वेदर। तो आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखो, बीमार हो सकते हो क्योंकि मौसम बदल रहा है। कोई इंसान अगर अंडर द वेदर है मौसम की कंडीशन में, इसका मतलब वो मौसम के प्रकोप में है, यानी कि बीमार है। अब बीमार का सेंस कौन सा देगा? अंडर द वेदर। देखो अंडर द वेदर वहां शुरू हो रहा है। अनहैप्पी नहीं, डिप्रेस गलत, इरिटेटेड गलत, सिक बीमार, अंडर द वेदर मौसम के प्रकोप में है। नेक्स्ट इज even in the middle of the fire he kept a level head. He kept a level head. देखिए, even in the middle of fire, मतलब किसी के अगर घर में आग लग जाए ऐसी, तो वो तो बेचारा पगला जाएगा, भागता रहेगा, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो। Even in the middle of fire मतलब फायर के बीच में भी, आग में भी, he kept a level head, यानी कि उसने अपने सर को स्थिर रखा हुआ, लेवल में रखा हुआ, यानी घबराया नहीं। तो इम्पल्सिव नहीं, क्रेजी नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेंसिबल, अभी भी वो दिमाग लगा रहा है चीज़ों में, सेंसिबल है, चीज़ों को सेंस कर रहा है कि कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं आसानी से। द नेक्स्ट इज द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगुलर। दिस इज नॉट जगलर, वो जगलर वो जो खेल दिखाता है ऐसे करके, वो नहीं है, जगलर नहीं है, जगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। विनिंग टीम ने डिसाइड किया जगुलर जाने के लिए लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच में, यानी लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच में उन्होंने बहुत, विनिंग टीम है, विनिंग टीम का मतलब क्या, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, यानी कि लास्ट में क्या होता है ना, जब हम किसी को खेल में हराते हैं और हम अच्छे होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच आया था, वर्ल्ड कप 2011 चल रहा था, महेंद्र सिंह धोनी ने पहले तो बहुत अच्छे से बच के खेला है ना, मैच को आगे बढ़ाया, उसके बाद लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। इसका मतलब जब उसको पता है कि हम जीतने वाले हैं तो आक्रामक मोड ऑन कर लिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या कहलाता है, टू गो बर्सर्क कह दें, यानी आक्रामक अवस्था में, या गो फॉर द जगुलर बोल दे, वही सेम चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, टू बी डिफीटेड नहीं, हार जाना नहीं, गिव इजी अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट टीम नहीं, अपॉर्चुनिटी सामने टीम को नहीं देना, गिव रिजर्व प्लेयर्स ए चांस नहीं, अटैक ऑल आउट, यानी कि लास्ट में भयंकर अटैक करना कहलाता है गो फॉर जगुलर, राइट। 22nd, एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक वर ए हैप्पी कपल। हर एक ने सोचा कि आशा और जो अशोक थे वो हैप्पी कपल थे, लेकिन यहाँ पे लगाने का मतलब क्या, नेगेटिव वर्ड आएगा, बट इट वॉज ऑल जस्ट मेक बिलीव, ये एक मेक बिलीव निकला। यानी कि मेक बिलीव का मतलब क्या है, देखो बिलीव करना, किस चीज पर विश्वास करना, मेक बिलीव का मतलब विश्वास करवाना, यानी कि प्रिटेंड करना, ऐसा दिखाना कि ये जो कुछ हो रहा है वो सही है, यानी मेक, दूसरे को मेक करना, बिलीव कि वो विश्वास कर ले। तो कोई अगर विश्वास कर ले तो आपको कुछ ना कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसके लिए हेट्रेड नहीं, लव नहीं, रियलिटी नहीं, प्रिटेंस, यानी प्रिटेंड करना, दर्शाना कि सब कुछ सही चल रहा है, प्रिटेंस, मेक बिलीव, प्रिटेंड से बना है ना। नेक्स्ट 23rd, in the following question, 4 alternatives are given for the idiom phrase printed in bold. Choose the alternative which is best express the meaning of the idiom. तो idiom यहाँ पर लिखा हुआ देखें एक बार से, मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए, dog eat dog। फिर से लिख देते हैं dog, idiom क्या है, dog eat dog, यहाँ से लेकर यहाँ तक dog eat dog। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, वेरी विजिलेंट, बहुत ही जागरूक हो, विजिलेंट टीम होती है ना, विजिलेंस, ये तो नहीं हो सकता, जागरूक। डॉग खाता है डॉग को, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा जब एक क्षेत्र होता है किसी कुत्ते का, डॉग का, तो दूसरा अगर उसी क्षेत्र में घुस जाए तो भौंकने लगते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं। तो इसका मतलब जब 2 लोगों में कंपटीशन बहुत तगड़ा हो तो उसको बोलेंगे डॉग ईट डॉग। स्टीडी मैनेजमेंट नहीं, हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल नहीं, हेल्पफुल अनहेल्पफुल नहीं, शत्रुता तो है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन की बात करेगा कि तुम मेरे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, कंपटीशन है यहाँ पर। तो रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, यानी कि बहुत तगड़ा वाला, यानी किसी को नुकसान हम पहुँचा सकते हैं,
कंपटीशन करते वक्त, तो क्या होगा, रूथलेस, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। क्लियर, सी वाला। नेक्स्ट 24th, अगेन यहां पर ईडियम लिखा हुआ है गिफ्ट ऑफ द गैप। ईडियम यहां फिर से लिखते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। बेटा गैप का मतलब होता है वर्ड्स, बोलना, स्पीक, है ना। गिफ्ट यानी बोलने का उसका हुनर, गिफ्ट मिला है बोलने का। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उसी की बात करना चाहता है यहाँ पे कि किसी को बोलने का हुनर मिला हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो पजलिंग नहीं, ए रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड ऑफ समथिंग, किस चीज का, बोलने का ना, वो दिए एम्बरेसिंग नहीं। एलोक्वेंट का मतलब ये हुआ कि जो अपनी बात को समझा सके दूसरे को, क्या कहलाता है, एलोक्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट, अगेन द वर्ड इज टू ईट वंस ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स खा जाना। कहते हैं कि मुंह से निकली हुई वाणी या वर्ड्स कभी वापस नहीं आते। इन द सेम मैनर कि अगर कमान से निकला हुआ जो तीर है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपको बाद में जब रियलाइज होता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप माफी मांगते हो, हमने जो गलत किया उसको एक्सेप्ट करते हो कि अब नहीं करेंगे दोबारा। यानी आप पहले बहुत बढ़ चढ़ के इसकी बुराई कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन जब आपको रियलाइज हुआ तो आपने कहा काश मैंने वर्ड्स ना बोले हों, तो आप चाह रहे हो कि अपने वर्ड्स को खा जाओ। टू ईट वंस ओन वर्ड्स, क्योंकि आप अब सॉरी हो रहे हो, यानी फील कर रहे हो हमने गलत किया। टू ऑफर ब्राइब नहीं गलत, टू लिसन केयरफुली नहीं, टू रिमेन साइलेंट नहीं, बल्कि फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यानी कि जब आप बिल्कुल फोर्स हो जाओ, यानी कोई चारा ना बचे रिट्रैक्ट करने के लिए, वापस लेने के लिए, पश्चाताप करने के लिए अपने वर्ड्स को, कि जो हमने कहा, जो स्टेटमेंट कही, उसके लिए क्या बोलेंगे, टू ईट वंस ओन वर्ड्स। क्लियर, डी वाला। नेक्स्ट इज स्टील समवंस थंडर, किसी के थंडर को चुरा लेना। यहां पे थंडर एक पॉजिटिव वर्ड हम कंसीडर करेंगे। थंडर का मतलब क्या है, गर्जना, कोई चीज बहुत, जैसे बादल होते गरजते हैं तो थंडर मच रहा है, बिजली चमक रही है, तो बिजली चमक रही है। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चीज को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम किसी के थंडर को चुरा रहे हैं, किसी की अच्छी चीज को चुरा रहे हैं, यानी कि काम को अगला कर रहा है लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो हम लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई हमें सेंस देना है। देखिए, पुअर क्राई नहीं, यूजलेस अटेम्प्ट नहीं, एवरीथिंग नहीं। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, वो क्रेडिट हम ले लें अगर जो किसी और ने किया, तो हम किसी के थंडर को चुरा रहे हैं, ये मीनिंग आ जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, देखिए अगला आइडियम क्या है, रेड टेप। रेड टेप, ये लिखा है रेड टेप। जैसे ही रेड टेप दिमाग में आए, बस ये समझना, आपने रेड टेप का जूता देखा ही होगा, सुना भी होगा, वो शूज जो है रेड टेप का, आप यहां से पहुंच जाओगे ऑफिशियल टर्म की तरफ, यानी ऑफिस में हमारा जूता चमकना चाहिए ना। तो अब यहां पे ऑफिशियल टर्म से रिलेट करेंगे इसको। ये लेवल रेड फॉर समथिंग डेंजरस नहीं, रेड टेप का मतलब ये थोड़ी कि कोई चीज अगर डेंजरस उसको बताने के लिए हमने कह दिया रेड टेप है, नहीं। टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट नहीं। ए प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटनी नहीं, स्क्रूटनी का मतलब क्या, किसी चीज को चेक करना, देखना, जांच करना, ये भी नहीं, बल्कि ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले। आप देखेंगे कि किसी ऑफिस में जाओ, अक्सर क्या होता है कि एसबीआई का नाम इसमें बहुत बदनाम है कि जब भी एसबीआई में जाओ तो लोग लंच ही करते रहते हैं और कहते हैं अभी लंच का टाइमिंग चल रहा है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो और रेड टेप को शूज से, जब शूज चमक रहे हो तो इसको ऑफिस में बड़ी एक पोस्ट से समझो कि जब आप किसी काम के लिए किसी कर्मचारी की तरफ जाते हो, ऑफिशियल दफ्तर जाते हो, तो उसमें आपको वेट कराता है क्योंकि वो रेड टेप वाले हैं, अमीर लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो रेड टेप का जूता पहनते हैं, ऑफिशियल थिंग, आपको वेट कराते हैं, कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, है ना, दफ्तरशाही जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द मैनेजर फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स। देखो यहाँ शुरू हो रहा है इडियम, एज हार्ड एज नेल्स लिख देते हैं, एज हार्ड एज नेल्स। नाखून, नाखून उतना ही कठोर है जितना कि नाखून, नाखून काफी कठोर होते हैं, आपने देखा होगा। तो कह रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है कन्विंस करना, मनाना, कन्विंस मतलब क्या, मनाना अपने मैनेजर को, क्योंकि वो उतना सख्त है जितना कि नेल्स, यानी कि कहीं ना कहीं सख्त है, अडिग है, हिलता नहीं अपनी जगह से, अपनी बात मनवाई के रहता है, ऐसा कुछ कह रहा है। पावरफुल है नहीं,
फियरसम है, डरता है नहीं, स्ट्रिक्ट है नहीं, बल्कि क्या है, अनरिलेंटिंग है। स्ट्रिक्ट तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात को लेकर पकड़ के बैठ जाना वो स्ट्रिक्ट नहीं कहलाता, बल्कि वो क्या कहलाता है, अनरिलेंटिंग, यानी तस से मस नहीं होता, अपनी बात पे जमा रहता है, अनरिलेंटिंग उसके लिए हो जाएगा। क्लियर? 29th, he struck several bad patches। ये देखिए, ये इडियम लिखा हुआ है, बिफोर ही मेड गुड। स्ट्राइक का मतलब क्या है? किस चीज को स्ट्राइक, जैसे हम लोग गोल्फ खेलते हैं तो भी अच्छी स्ट्राइक होती है, या अगर हम क्या है कि बैट्समैन के लिए स्ट्राइक करना, तो वह स्ट्राइक करता है सेवरल बैड पैचेस, कई बैड पैचेस। बैड का मतलब क्या, कोई कई बुरी चीजें करता है अच्छा करने से पहले, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर चीजों को प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं। जब भी हम यहाँ पे स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस का सेंस लें तो मतलब ये समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर ऑफिस की बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल, ये हमको दिमाग में आना चाहिए। तो एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज, उसने मैंने डिफिकल्टीज को फेस एलिमिनेट किया, नहीं, पहले तो फेस करेगा फिर एलिमिनेट करेगा ना। एलिमिनेट का मतलब क्या, हटा देना। वेंट थ्रू मैनी इलनेस, नहीं। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, ऑफिस में अक्सर हमको ये फेस करने को मिलता है क्या, स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। बैड पैचेस का मतलब ये है कि आपके काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली अच्छा काम कर रहे हो। तो हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज के लिए क्या बोलेंगे, स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इससे पहले भी ईडियम आया था, इससे पहले वाली आप कहें लेक्चर में, कि जरूरत से ज्यादा आप काम ले लेना जितना आप कर ना पाओ। तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज गलत, वेंट थ्रू मैनी इलनेस गलत, एंड मैनी प्रोफेशनल। अच्छा, ये ऑप्शंस एक्चुअली क्या हुआ ना, ये ऑप्शंस दूसरे वाले क्वेश्चंस के आगे, चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा। मैं आपका इसका ऑप्शन बता देता हूं, सारे ऑप्शंस गलत छप गए इसके। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जरूरत से ज्यादा काम लेना, टेक more responsibility, going beyond, यानी अपनी कार्य क्षमता के आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, क्या कहलाता है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अगला क्या है, he talked over the matter for an hour but without any result। talked over, यहां पे इडियम क्या है, talked over। टॉक्ड ओवर का मतलब सिंपल है बिल्कुल, बातचीत करना किसी चीज के बारे में, यानी कि डिस्कस करना। तो क्या हो जाएगा, असेस नहीं, फाउट अबाउट नहीं, सर्वेट नहीं, डिस्कस करना, सी वाला। क्लियर? 32nd, टू कट ए सॉरी फिगर। जैसा कि पता चल रहा है, सॉरी फिगर का मतलब ये हुआ, यहां पर फिगर का मतलब है जेस्चर से। यानी जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमने कोई परफॉर्मेंस दी, हमसे गलती हो गई, अब हमें ऑडियंस को फेस करना है। अगर हमें पता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, तो हम कहते हैं टेक अ बो, टेक अ बो, यानी एक धनुष लेके बैठ जाओ, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट है कट ए सॉरी फिगर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आप क्या करते हो, जाके आप ऐसा मुंह बना के चले आते हो कि आपसे परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ा गई, तो आप कहते हो टू कट एक सॉरी फिगर, यानी कि आपसे वो बात सही नहीं बन पाई, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। क्या बोलोगे, टू कट ए सॉरी फिगर। अब यहाँ पर देख लो, बिल्कुल मुंह लटका के बैठ गए, बिल्कुल उदास हो गए, और जैसे जनता से हम लोग सॉरी मांग रहे हैं। डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, नहीं। क्रिएटेड रॉन्ग इंप्रेशन, हाँ। मेड ए पुअर इंप्रेशन। अब देखिए, क्रिएटेड रॉन्ग इंप्रेशन नहीं, अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क, क्षमा मांगना अपने रिमार्क के लिए नहीं। क्षमा तो मांगते हैं लेकिन अपने रिमार्क के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, राइट। और यहां पे क्योंकि इस चीज को बहुत ही पॉइंट आउट करना है कि यहां पर आपका जेस्चर वैसा होना चाहिए, कैसा, पुअर, कि आपने बल्कि एक रोनी धोनी सूरत बना ली, तो मेड ए पुअर इंप्रेशन, ये वाला, राइट। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को, किसी चीज पर प्रकाश डालना, रोशनी में लाना। इंट्रोड्यूस नहीं, इंट्रोड्यूस जब आप करते हो तो रोशनी में नहीं लाते हो। इंट्रोडक्शन क्या है, सिर्फ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देना। जबकि किसी को रिवील करना, उसके बारे में और जानना, जानकारी रिवील कर देना, वो कहलाता है ब्रिंग टू लाइट। सीन नहीं, ये नहीं, रिवील। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला इडियम हमारे पास क्या है, ये देख लेते हैं। The trial made a mockery of justice। मॉकरी, मजाक बना दिया, जस्टिस का, न्याय का मजाक बना दिया। ऐसा लग रहा है कि पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, नहीं, गलत।
इट वॉज अ मॉक ट्रायल, नहीं, गलत, ये भी गलत। देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, ये सही है। मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, नहीं। बल्कि अगर आप देखें कि किसी चीज कोई आपने किया, कोई चीज है ना, उसमें आपका जो आउटकम था, रिजल्ट, वो बेकार गया, कोई भी सीरियस आउटकम आपको रिजल्ट नहीं मिला, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रायल मेड ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, यानी कि जो इसका आउटपुट आया वो जस्टिस, वो न्याय नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था। तो क्या हो जाएगा? देयर वाज नो सीरियस आउटकम। अब इसके बाद क्या है? हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न, इज एन अबाउट टर्न। जो उसका रिसेंट स्टेटमेंट है वो अबाउट टर्न है। गुड अनाउंसमेंट, नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, नहीं। अब ए बोल्ड स्टेटमेंट, नहीं। टर्न का मतलब क्या है? टर्न का मतलब टर्न आउट हो गया, या टर्न इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, यानी कि चेंज है। इससे मतलब आ जाएगा चेंज की तरफ। तो कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब जैसे वो बात करता था वैसे उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई बात कह दी, ओपिनियन से थोड़ा हट कर बात की, तो हम क्या कहेंगे कि एन अबाउट टर्न, राइट? सी वाला। नेक्स्ट इज when he felt, नहीं, when he left he was extremely disappointed. I think he has gone for good, ये लिखा है for good, ये idiom है। for good का आपसे पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा गिवन ऑप्शंस के थ्रू। जब उसने छोड़ा कोई काम, he was extremely disappointed, वो disappointed था। अब मुझे लगता है I think he has gone, वो जा चुका है for good। ऐसा लग रहा है कि for good का मतलब यहाँ पर है कि अच्छे के लिए जा चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता for the good तो होता अच्छे के लिए जा चुका है, अच्छे के लिए, कुछ भलाई के लिए। लेकिन दा जैसे ही हटा दो और सीधे सीधे कह दो फॉर गुड, तो इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज, हमेशा के लिए। फॉर गुड का क्या मतलब है? हमेशा के लिए। तो क्या हो जाएगा? टू सीक गुड फॉर्चून, नहीं। टू ए गुड प्लेस, नहीं। टू ए फॉरेन कंट्री, नहीं। परमानेंटली, हमेशा के लिए, ऑलवेज ना। नेक्स्ट इज टू ग्रीस द पाम, किसी की हथेली को ग्रीस कर देना, इसका मतलब मक्खन मालिश कर देना। इसका मतलब ये है कि उसकी हथेली को भर देना, किससे? पैसों से, उसको घूस दे देना। टू रब ऑयल ऑन द हेड, गलत। लिब्रिकेट, नहीं, लिब्रिकेट नहीं करना है। टू कट द ट्री, नहीं। ब्राइब, घूस देना किसी को। टू ग्रीस द पाम, ठीक है। नेक्स्ट, यू फाइंड ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। अगेन हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एक ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? जो फैमिली से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि अगर फैमिली में सारे अच्छे लोग हैं, एक खराब बंदा निकल गया, एक खराब बच्चा निकल गया, तो क्या कहलाएगा? ब्लैक शिप कहलाएगा। यानी कि शीप जो कि ब्लैक है, अलग से नजर आएगी कि ये कुलीन, ये उस कुल का नहीं है, कोई और है। वन हु डज नॉट कॉर्पोरेट, पर्सन विद बैड रेपुटेशन, वन हु लिव्स इन द लाइफ ऑफ शेम, नहीं। इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जो रेपुटेशन ब्रिंग करके लाता है अपनी, खास और से अपनी फैमिली के लिए, वो क्या कहलाता है? पर्सन विद बैड रेपुटेशन। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ए वाला भी गलत हो जाएगा, राइट? उसके बाद क्या है? द मिनिस्टर टुक ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स की आंखों जैसा व्यू। तो आपने देखा होगा ये ईगल व्यू की बात नहीं कर रहा। अगर हम ईगल व्यू की बात करते तो शार्प लुक आता, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू, यानी कि बर्ड क्या होती है? ऊपर से देखती है किसी चीज को, बर्ड आई व्यू। अगर मैं बहुत लंबी इमारत पे चढ़, टॉप फ्लोर पे चढ़ जाऊं और वहां से देखूं, तो मुझे बर्ड व्यू दिखाई देगा, यानी जिससे चिड़िया देखती होगी। भाई सिंपल यहाँ पे इसका मीनिंग है, विजुअलाइज करना नहीं। सी विदाउट गिविंग अटेंशन, ये भी नहीं है। ए जनरल व्यू फ्रॉम, हाँ, विजन ऑफ बर्ड, ये भी गलत। ए जनरल व्यू फ्रॉम द टॉप या अबव, ये हो जाएगा। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई चीज देखना, टॉप से। नेक्स्ट इज he is a fine man but to call him a saint, उसको एक साधु बुलाने के लिए, is laying it on the thick, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है? idiom, laying it on thick। मतलब क्या समझ में आ रहा है यहां से यहां तक? कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसको एक साधु बुलाने के लिए is laying it on thick, यानी कि जरूरत से ज्यादा हो गया। तो जरूरत से ज्यादा का सेंस देने के लिए कंपल्शन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, रॉयल्टी नहीं,
एग्जैजरेशन, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना क्या कहलाता है? एग्जैजरेशन कहलाता है। तो यही ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में एसएससी के आ चुके हैं कई बार, उनको डिस्कस किया। उम्मीद है कि 40 के 40 क्वेश्चंस जितने भी थे आपके दिमाग में कैद हो गए होंगे, अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से यही तरीका होता है ईडियम्स को आसानी से याद करने का, या वर्ड्स, न्यू वर्ड्स को याद करना। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, और इसी तरीके से हम लोग रिलेट करके डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं नहीं कहता कि एवरीबडी मस्ट बी वेरी परफेक्ट, मैं नहीं कहता कि आपको परफेक्ट होना चाहिए या मैं परफेक्ट हूँ, नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, लेकिन परफेक्शन की तरफ हम काम कर सकते हैं। जितना हमें आता है वो मजबूत हो, वो अच्छा हो, उसमें कोई सवाल ना उठा पाए, ताकि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें ये नहीं आता, लेकिन जो आता है उसमें हम 100% हैं, उसमें हमसे कोई भूल चूक नहीं हो सकती। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए चलते हैं, अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने चाह, अपने देश के बारे में सोचिए, उसके अच्छे के बारे में सोचिए। जय हिंद।